नमस्कार माहौल मिश्रा जी। नमस्कार। आप कांग्रेस में रहे हैं पहले। हाँ, कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन में है, कभी सोचा था ऐसा होगा? ये नहीं सोचा था, लेकिन वक्त जो है आज देश में जिस तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है और हिटलर शाही जो आ रहा है, ये कभी लोग सोचा नहीं था। वो आइडियोलॉजी का क्या गेम है, मतलब उससे क्या बदलता है? तो सबसे पहले आइडियोलॉजी है राम राज की, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सौहार्द वातावरण बना रहे और हर घर में सौहार्द वातावरण बना, समाज में सौहार्द वातावरण बना। जिस समाज एकत्रित है तो देश राष्ट्र उन्नति करेगा। आपको कभी बीजेपी से ऑफर नहीं आया कि भाई हमारे को जो नहीं, आप तो भगवान भक्त राम का भक्त भी हैं, कभी नहीं बुलाया उन्होंने अपनी तरफ? बुलाने की बहुत कोशिश हुई। फौजी लोग जब वोट डालने जाते होंगे उनके दिमाग में सब चीजें चलती होंगी। फौजियों का मनोबल टूट गया है। उनके मन में भी कसक हो रही है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है। उनके मन में भी हो रहा है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, और कह रहे गांधी का देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं गांधी के देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि कोई नफरत फैलाता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वही तो नफरत फैलाता है। जात को धर्म को बांटने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया नहीं है, ये फेक बुक है। फेक बुक। महंगाई, आज पहले 33 रुपए दूध था, 70 रुपए दूध हो गया। तेल का रेट, दाल का रेट, चावल का रेट, तो आज महंगाई का जो बढ़ गया है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। किसान को एमएसपी पर बात नहीं हो रही है। आपने देखा होगा बॉर्डर पर किसान को 700 लोगों को मारा। खादान किसके पास है? दो के पास है, जो ए से शुरू होता है नाम, दोनों के पास है। और आज जो रेट 35 रुपए रेट होना चाहिए, आज 100 रुपया रेट है। तो ये पब्लिक को, आम पब्लिक को लूट के किसको पेट भरा जा रहा है? लेकिन वो बोलते हैं मोदी जी के सिवा सामने है कौन? मोदी जी को ना चाहे तो किसको चाहे? ऐसा है, 4 पिलर को आप स्वतंत्र कर दीजिए। तो बात ऐसी है, चेहरा नहीं, सरकार चलाने की अपनी अलग होती है। सरकार चलाती है, पॉलिसी से चलता है। एक समय आएगा जब हिटलर खत्म हो गया तो ये भी खत्म होंगे। हिटलर शाही नहीं चला तो ये कहां से चलेगा? नमस्कार माहौल मिश्रा जी। नमस्कार। आपको सांसद जी बोलते हैं, भी क्या बोलती है जनता? क्या बोलती है क्षेत्र की जनता तो सांसद भी बोलता है, भाभी सांसद भी बोलता है, हमेशा सांसद के रूप में ही पुकारता है। 2009 में सांसद रहे आप पहले। 2009 से 14 तक सांसद रहा। तो क्या लगता है इस बार जीतेंगे? केजरीवाल जी के नाम पर लोग, आज जनता जो ये जिस तरह से संविधान को खत्म करने की बात कर लिया और केजरीवाल जी के साथ अन्याय किया है, वो जनता इस बार ठान लिया है जो वोट से उसका जवाब देंगे केजरीवाल जी के नाम पर, और आम आदमी को जिताएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। आप कांग्रेस में रहे हैं पहले। हाँ। आइए। तो कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन में है, कभी सोचा था ऐसा होगा? ये नहीं सोचा था, लेकिन वक्त जो है आज देश में जिस तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान को खत्म किए, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है और हिटलर शाही जो आ रहा है, ये कभी लोग सोचा नहीं था। आज देखा होगा आपने 7 तारीख को जो हुआ था रैली, उसमें हिंदुस्तान के 22 पार्टी लोग स्टेज पर आए और केजरीवाल जी को समर्थन दिए। वो संविधान को खत्म करने का जो रास्ता लाया है, उसको खत्म करने के लिए ये लोग ठान लिया है, और जनता भी ठाना है जिस बार संविधान को खत्म करने वाले को हम उसी को घर भेज देंगे। ऐसा लगता है आपको कि कोई पार्टी संविधान को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन आपने देखा है आज संवैधानिक कौन सा बात होता है, बिना FIR किए हुए, बिना किसी को नोटिस दिए हुए जेल में बंद कर देता है। जब केजरीवाल, कोई आदमी कहता है जो मैंने इतना करोड़ रुपया दे दिया केजरीवाल जी को, कोई रिकॉर्ड नहीं, और वही आदमी को जमानत मिल जाता है 6 करोड़ रुपया देके, और 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। तो कौन लिया घूस? भाजपा लिया। और 123 नेता का लिस्ट था जो कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उसमें से आप जानते हैं 23 नेता को टिकट मिल गया, और ईडी और सीबीआई छापा मारा और वो बीजेपी में सम्मिलित हो गया। वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, साफ हो गया। आपको पता होगा 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजीत पवार पर, कहता है ईडी सीबीआई गया, और वो जब बीजेपी में ज्वाइन हो गया तो धुल गया। छगन भुजबल का देखिए इस तरह से, असम के मुख्यमंत्री का देखिए विश्वास जी को। तो इस तरह से जिस पर आरोप लगाता है और वो आरोप लगाता है, सीडी ईबीआई भेजता है,
इलेक्ट्रोल बाउंड खरीद लेता है, उसको वॉशिंग मशीन में धुल देता है। पर जनता तो सब देख ही रही होगी ना। आपको ज- क्या है, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, 30 साल हो गए राजनीति को आपको। जी जी। हाँ, तो जनता जो है वो समझती तो होगी ना सब कुछ। जनता जानती है, लेकिन जनता बोल नहीं पा रही है, क्योंकि सबको डर लगता है ईडी सीबीआई ना मेरे घर आ जाए, पुलिस वाला ना घर आ जाए, इसलिए डर लगता है, डर के मारे नहीं बोल रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान में सभी को, आपको एक कहानी बता दूं, एक जज की लड़की की शादी थी आज से 4 महीना पहले उमराव में। गया शादी में तो सब जज कॉफी सूप पी रहे थे, मुझे भी कहे जो सूप पीजिए, मैं सूप पी रहा था। तो वहाँ बात चल रहा था, जिस दिन कोर्ट में केस आता है सरकार का कोई पक्ष का, तो उस दिन हम लोग खूब टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया को बुलाते हैं, खूब बोलते हैं सरकार के हिंदी में, और जब हम अंदर जाते हैं तो सब सरकारी पक्ष लिखते हैं। पर जज को किस बात की डर है? जज को क्या डर होगा? प्रमोशन नहीं होगा? क्या नहीं डर है? सिस्टम तो इंडिपेंडेंट। आप देखिए, जुडिशियरी भी दबाव में है, ब्यूरोक्रेट दबाव में है, जनता दबाव में है, कौन नहीं दबाव में आज है? कौन बोल रहा है? हर आदमी को डर है जो मुझको कुछ दिक्कत ना आ जाए। वही आदमी है, जैसे केजरीवाल जी जैसे लोग जो खड़े हैं, सिसोदिया जी से लोग, संसद जनता से लोग डरा नहीं तो ये भी बीजेपी ज्वाइन कर देते तो वॉशिंग मशीन में खुल जाता, धुल जाता। तो जो लोग आज डट के आज इस हिटलर शाही का मुकाबला करता है, वो लोगों को ईडी और सीबीआई जो परेशान करे, लेकिन जनता उससे परेशान है, जनता उसको जवाब देगी। आपको इतना श्योरिटी है कि जनता समझती है इतना सब? जनता समझ रही है। अब वो जनता, आज देखिए, आज हिंदुस्तान में दिल्ली ही एक ऐसी सरकार है जो टैक्स की पैसा जो बचा वो जनता पर खर्च किया जा रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ, आज अच्छे टेस्ट, सिटी स्कैन जैसे ये सारे टेस्ट जो हो रहा है फ्री हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में दवा मिलती है, हॉस्पिटल में अच्छे इलाज हो रहा है, महिलाओं को बस फ्री मिलती है, वृद्धा को लोगों को बेटा बन के केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो इन सब का लाभ कौन है? टैक्स का पैसा जो बचा वो जनता पर खर्च किया जा रहा है, केजरीवाल जी कर रहा है। हिंदुस्तान में हर सरकार जो है वो घाटा में चल रहा है, आखिर टैक्स का पैसा जेब में जा रहा है और ये टैक्स का पैसा जनता में, गरीब में बांटा जा रहा है, इसीलिए उनको दुख लग रहा है। केजरीवाल जनता हित की काम कर रहा है, इसीलिए चाहता है केजरीवाल को बंद करो और ये जो लोगों को फायदा करा उसको खत्म करो। बहुत से पत्रकार ही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आप इतने समय से संसद में रहे, कई बार के विधायक रहे, इतना समय हो गया राजनीति में, आपको क्या लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी वाला सिस्टम है, हर पार्टी का हर नेता का एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, वो आइडियोलॉजी का क्या गेम है? मतलब उससे क्या बदलता है? आइडियोलॉजी अच्छी शिक्षा, जो राष्ट्र शिक्षित होगा वही उन्नति करेगा। तो अच्छे से शिक्षा के सिद्धांत, जो आज फॉरेन के लोग आता है यहाँ स्कूल देखने के लिए, जो शिक्षा की पद्धति में कितनी ऊंचाई हुआ। स्वास्थ्य का लाभ, इतनी हॉस्पिटल बनी, अच्छे इतने स्वास्थ्य पर लोग ध्यान दिया ये सरकार। स्वास्थ्य, आज महिलाओं को सुरक्षा के लिए पूरे दिल्ली में जितना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यूपी इतना बड़ा स्टेट है उतना कैमरा नहीं है जितना दिल्ली में कैमरा है। तो आज महिला सुरक्षा और सम्मान, किस तरह से सम्मान की बात है, जो बजट में प्रावधान किया गया है, जो 1,000 रुपया प्रत्येक महिला को जो 18 साल से है ऊपर है उसको 1,000 का सम्मान राशि दिया जाएगा। तो महिला के प्रति, बहनों के प्रति जो सम्मान राशि की बात की गई है, बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा किया गया है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, तो राष्ट्र मजबूत तभी होगा जो हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी तो राष्ट्र का निर्माण में उनका सहयोग होगा, इसलिए मजबूत बनेगा। उनका बहुत क्लियर कट है, राष्ट्र को निर्माण में शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। यही और हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ रहेगा, सही रहेगा और शिक्षा में शिक्षित होगा बच्चे तो राष्ट्र का निर्माण में सहयोग मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको व्यापार करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए केजरीवाल जी का सिद्धांत, आम आदमी का जो सिद्धांत है, जो राष्ट्र के निर्माण में, जो आज हर घर में बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बना के स्वास्थ्य लाभ देने की बात है, हर मोहल्ले में या गांव में स्कूल बनाने की गारंटी है,
तो उनकी गारंटी स्कूल बनाने का, शिक्षा देने की, उनकी गारंटी हेल्थ को अच्छे करने की, ये गारंटी है। बिजली के देने की है। किसान को स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके आधार पर किसान को सही दाम मिले, इसकी गारंटी है। और पूर्ण राज्य की दर्जा दिल्ली को मिले। एलजी को पहले कौन जानता था? एलजी को कोई जानता नहीं था। आज केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी काम रोको, एलजी है, काम बढ़ाओ नहीं। हम लोग भी एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए रहे, एक बार एमपी रहे, कभी एलजी किसी में व्यवधान नहीं डाला। आज तो केंद्र सरकार के द्वारा इशारा आता है इस काम को रोको, तो एलजी अब उपराज्यपाल नहीं है, काम रोको उपराज्यपाल है। केंद्र सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है काम रोको। आपने पूछा था जो आइडियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले आइडियोलॉजी है राम राज की, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सौहार्द वातावरण बना रहे और हर घर में सौहार्द वातावरण बन रहा है, समाज में सौहार्द वातावरण बन रहा है। जिस समाज एकत्रित है तो देश राष्ट्र उन्नति करेगा, झगड़े में नहीं फंसेगा। तो राम राज का ये सिद्धांत था। राम राज का ये सिद्धांत नहीं था जो जात में और धर्म में बांटने का। तो जो राम राज चिल्लाता है वो राम राज का काम नहीं करता है। और राम राज पर जो असली काम करता है तो आम आदमी कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा है। तो फिर जो आम हिंदू है देश का, उतना आसानी से कैसे पोलराइज हो जाता है? देखिए, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, जो समझ रहे हैं, ये दक्षिण भारत में, मेरा पोस्टिंग था आर्मी में, तो दक्षिण भारत में कहता था लोग, जो नेता हमारा वो है जो हमारा सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता हमारा वो है जो जिनके यहाँ जाए तो पहचाने और क्षेत्र का विकास करे, तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। और उत्तर भारत के लोग कभी कभी बवंडर में फंस जाते हैं। जब 15-15 लाख आएगा और 6 दिन आएगा, राष्ट्र हित की सवाल है। तो सब अब जान गया। जब चुनाव के बाद क्या कहा, ये 15 लाख वाला तो जुमला था, अभी 2-2 करोड़ की नौकरी देने की बात किया था। नौकरी देगा कहाँ से जब सब प्राइवेट हो गया। अब मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था, उस समय 80% खादान सरकार की थी। अब 80% खादान 2 ही आदमी का हो गया है, जो 2 नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। अब एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, पीएनटी डिपार्टमेंट, सारे टेलीफोनिक डिपार्टमेंट बिक गया, तो प्राइवेटाइज हो गया। तो 2 करोड़ को नौकरी कहाँ से देगा? महंगाई इतनी बढ़ गई, कोई महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होता, तो विकास पर चर्चा नहीं होता। इन सारी स्थिति को, जो विकास पर चर्चा नहीं, महंगाई पर चर्चा नहीं, नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी समस्या बेरोजगारी का, जो आज 80% बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। तो बात ऐसी है, ये जनता हित की, राम राज की बात नहीं कर रहा है। और इन्होंने तो एक और काम किया है, जो अग्निवीर बनाया है। मैं फौजी आदमी हूँ। अग्निवीर मतलब है 3 लाख बच्चे को 17 से 21 साल की उम्र में भर्ती करेगा, और भर्ती करके 4 साल ट्रेनिंग के बाद सिर्फ मात्र 50,000 को नौकरी देगा, 2.5 लाख को वापस कर देगा। तो 4 साल के बाद वो जो आएगा वो क्या करेगा? न पढ़ने दिया और न नौकरी दिया, तो बेरोजगार घूमेगा। तो इस तरह का नुकसान पहुंचाया है। तो रामराज का कहाँ काम कर रहा है? रामराज इसे तो कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तभी संभव होगा जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, रोजगार ही मिलेगा। रोजगार में, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो समाज में ऐसे भटकेगा, तूफान मचाएगा। तो इस तरह से जो ये वर्तमान पार्टी है, अब धर्म में बांटा जा रहा है। हर कोई मंदिर जाता है, हम भी मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। केजरीवाल साहब भी अभी मंदिर गया, पूरे परिवार के साथ राम जी का दर्शन कर गया। हम साल में 1982 से 3 बार अयोध्या जी जाते हैं। अभी 17 तारीख को भी जा रहे हैं। रामनवमी में जाते हैं, झूला में जाते हैं, राम विवाह उत्सव, विवाह पंचमी में जाते हैं, बारात भी निकालते हैं। तो राम तो हृदय में बसता है। राम के नाम पर राजनीति करके आप कर क्या रहे हैं? राम हमारा है, आपका सबका राम है। हर के मन में राम बसता है, हृदय में राम है, घर में राम है। तो राम जी को प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करते हैं। आपको कभी बीजेपी से ऑफर नहीं आया कि भाई हमारे को जो नहीं, आप तो भगवान भक्त, राम का भक्त भी हैं, कभी नहीं बुलाया उन्होंने अपनी तरफ? बुलाने की बहुत कोशिश हुई। बुलाया? बिल्कुल कोशिश हुई। कब कब हुआ? अच्छा बताइए। अब भाई कौन मिलने आया था? अब मिलने की नाम नहीं बताऊंगा। 2014 में भी कोशिश की गई थी,
2020 में भी कोशिश की गई। तो क्यों नहीं गए फिर? तो इतना बड़ी पार्टी, इतनी ताकत उनके इसलिए पास। कि नहीं, जो इसलिए नहीं कि हमारा शुरू से जब मैं राजनीति में आया तो यहाँ नारा लगता था, हमारे बच्चे को एग्जामिनेशन में नहीं, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, उसका बीजेपी का एमएलए केस किया था, जब बाहर के छात्रों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो, वो केस भी मैं लड़ा। 34,000 1 लाख नौकरी के लिए 34,000 विद्यार्थी को एग्जामिनेशन में बॉम्बे नहीं एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया, अब प्रमोद महाजन सबको भगा दिया। तो उसका भी किया था। राज ठाकरे जो पूर्वांचल के लोगों को भगाने का, हिंदी भाषी को बॉम्बे से भगाने का काम कर रहा था। 1999 में योगदान आहूजा यहाँ का मेयर हुआ करता था बीजेपी का। वो कहा जो बाहर के लोग यहाँ गंद फैलाते हैं और रहन सहन का गंदे भद्दे तौर तरीकों आने से बैन करना चाहिए। यहाँ के एक एमपी राज्यसभा में लाया, जो बाहर के लोग पूर्वांचल के करीब 6 लाख प्रत्येक वर्ष आ जाते हैं, जो यहीं बह जाते हैं, इससे विकास रुक जाता है, ऐसे लोगों को आने से रोकना चाहिए। तो मेरा तो हमेशा लड़ाई ये रहा बाहरी के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आया था, उसमें बहुतायत पूर्वांचल के लोग था, तो इनका उंगली उठती थी पूर्वांचल पर, तो लड़ाई मैं लड़ता था। तो ये आपको पता, एक बात बताऊं, 2006 में जब जगमोहन जी मंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो वो एक केस में कहते पूरा अनाथाज कॉलोनी को तोड़ दो, वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान है, पूरा दुकान को सील कर दो, फैक्ट्री को सील कर दो। तो ये लाया था, तो उस समय भी मैं प्रदर्शन किया था। तो बात ऐसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो बाहर से लोग आए थे, अनाथाज कॉलोनी में बसा था, उसको तोड़ने की बात आ गई, टोटो कर दो। तो भाई हमने तो हमेशा लड़ाई लड़ा पब्लिक हित की। उसमें बहुतायत पूर्वांचल के लोग थे, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे। और एक ही बात नहीं, नारा भी लगाता था, बाहरी भगाओ दिल्ली बचाओ, वो लड़ाई लड़ा। तो हमेशा जो मेरा लड़ाई रहा बीजेपी से, एक भी काम बाहरी लोगों के लिए कोई बीजेपी किया है तो बता दे। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो छठ हमने मनवाने की 1998 में प्रस्ताव लाया था, जो छठ मनना शुरू हुआ 5 घाट से 74 घाट पर आए, और आज 1100 घाट बनवा दिया केजरीवाल जी ने। भोजपुरी मैथिली अकादमी का गठन हुआ, आज उसको इतना आगे बढ़ाए जो आज बहुत हो रहा है। तो जिस काम को शुरुआत हुआ था छठ की, और छठ को आज 1100 घाट है, तो 74 घाट से शुरू हुआ, आज 1100 घाट है। मैथिली भोजपुरी अकादमी की जितनी बजट थी उससे 10 गुना बजट कर दिया उन्होंने। छठ की छुट्टी हुई। तो बात ऐसी है, जिसका शुरुआत हुआ उसको केजरीवाल जी ने आगे खूब बढ़ाया। और आज देखिए केजरीवाल सबजन हिताय की कैसे बात करते हैं। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो उसको उठा के इलाज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पर इलाज होती है। सबजन हिताय की बात हो रही है। तो मैं कहता हूँ केजरीवाल जी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा किया, बहन बेटी को बस में जो गरीब घर के लोग ड्यूटी पर जाती थी उसको किया, लाभ दिया। शिक्षा के लिए कॉलेज बहन बेटी जाती है उसको लाभ दिया। आज देखिए बिजली पानी, जो जिस जनता की लड़ाई लड़ रहा था मैं, छोटे स्तर की बात हम शुरुआत किए थे, तो आज उसको लाभ मिल रहा। 10,000, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो 10,000 का बचत नहीं होता है। तो जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा था, और वो केजरीवाल जी की तरफ से हुआ, तो मेरा भी मन किया जिस चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा था मैं केजरीवाल जी के साथ आ गया। अच्छा देखिए, चलिए ठीक है, आपने कहा कि पूर्वांचलियों की और बाहरी की लड़ाई आपने लड़ी, इस वजह से बीजेपी से आपका मुकाबला रहा। लेकिन राजनीति में लोग सब पुरानी रंजिशें छोड़ के अपना नई पार्टी शुरू करते हैं, अपना नए लोगों के साथ बैठते हैं, जिसके पास पावर उसके साथ सब लोग। आपने क्यों नहीं चुना? हुआ है। मैं एक बात जानता हूं, जब 1993 में मैं चुनाव लड़ा, 1993 में टिकट मांग रहा था, 53 लाख मात्र वोट थे। 1997 में काउंसिलर रहा, तो वहाँ 1,05,000 जहाँ वोट था काउंसिलर में, वहाँ आज 2.5 MLA है।
और आज 1,69,00,000 जो वोट है वो बाहर के लोग ही तो वोट आया है। उसमें बहुतायत पूर्वांचल के हैं, दिल्ली में बहुतायत है, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं। तब उस समय बिजली कुंडा लगा के लोग बिजली लेते थे। तो डेवलपमेंट की लड़ाई हमने लड़ा, अनाथाइज कॉलोनी के विकास की लड़ाई हमने लड़ा। ये बिजली, पानी, रोड, नाली, और किस तरह से आज हर एक गली में पानी की लाइन बिछा दिया केजरीवाल जी। केजरीवाल जी सीवर डाल दिया है, तो हर गली में पानी की लाइन डला है, सीवर डल रहा है। तो जिस काम को शुरुआत किया था हम लोगों ने, उस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम किया तो केजरीवाल जी किया। लेकिन 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक कॉलोनी में भी कोई एक ईंट लगा दिया हो? 93 तक से 98 तक भाजपा की सरकार यहां थी, एक कॉलोनी में, कोई अनाथाइज कॉलोनी में एक भी ईंट लगाया हो, कोई विकास का काम किया हो तो बता दे। आपको नहीं पता होगा, उस समय बांस के खंभा गाड़ गाड़ के 1-1 किलोमीटर से कुंडा लगा के बिजली लेते थे। आज एसी चलता है घर में। तो जो काम शुरुआत हुआ था, आज बिजली 24 घंटा आता है। हम लोग मानते हैं बिजली की कमी थी, उस बिजली को दूर किया है, कमी को दूर किया तो केजरीवाल जी ने दूर किया है। आज हर घर में बिजली 24 घंटा रहता है। तो कुछ जो काम किया है केजरीवाल जी, तो आज जनता उनके हित में बात कर रहा है। आज जेल में बंद, कोई एफआईआर नहीं, जेल में बंद कर दिया। जनता को दुख हो रहा है, जो मेरे हित का काम कर रहा है उसको जेल में बंद किया जानबूझ के, जो जानबूझ के उसको बदनाम कर रहा है। तो जनता के हित के काम करने वाला जो को बंद किया गया है, तो लोग वोट से जवाब देगा और सातों कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का जीतेगा दिल्ली में। आपको लगता है कांग्रेस की सीटों पे भी असर पड़ेगा इसका? सब पर असर पड़ेगा। कारण? क्यों नहीं? जब इंडिया गठबंधन एक है, सभी पार्टी एक है, तो भाई एक ही बाप का दो बेटा अब हो गया, दो बेटा हो गया, एक कांग्रेस एक आम आदमी, तो दोनों भाई बाप एक हो गया, इंडिया गठबंधन इंडिया, तो सब मिलके एक लड़ रहा है। ठीक है, आप फौज में रहे इतने समय, आपने अग्निवीर की चर्चा की कि अग्निवीर में 17 से 21 साल के युवाओं को पहले भर्ती करके फिर उसमें से कुछ लोगों को आगे लेके जाया जाएगा। 50,000 को 3 लाख को बाहर कर देगा। 3 लाख में से 50,000 या 3.5 लाख? नहीं, 3 लाख में से 50,000, तो 2.5 लाख को बाहर कर देगा। 2.5 लाख को बाहर कर देगा। और उनको कुछ पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा? कोई पेंशन नहीं मिलेगा। अब एक सर्विस, आप जाएंगे अपनी बहन की शादी के लिए, तो पूछेंगे भाई अग्निवीर में है या फौज में है, तो फौज वाला तो कोई तो शादी कर देगा, अग्निवीर वाला से कौन अपनी बेटी देगा जो 4 साल के बाद उसके कोई भविष्य नहीं है, कौन देगा? लेकिन अग्निवीर के लिए भी बहुत लोगों ने एप्लीकेशन दिया, इतना एप्लीकेशन आया। अब देखिए ना अग्निवीर के लोग कितना पछता रहा है। अब जाके पूछिए अग्निवीर को, इससे फौज का मनोबल टूटेगा, मनोबल टूटेगा, क्योंकि 4 साल जो ट्रेनिंग में रहेगा उसको संशय बना रहेगा कि मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा। तो जिसको शंका पैदा हो जाएगा मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, तो मन से कहाँ काम करेगा। कुछ बताइए अपनी फौज के टाइम के बारे में, क्या काम करते थे आप? हम वायरलेस ऑपरेटर थे। वायरलेस ऑपरेटर? उस समय C11 एक सेट था, रेडियो सेट। तो बम्बे टू गोवा, दिल्ली टू गोवा बात हो गया तो लोग बहुत नाचा, तो बिना एरियल का ये बात हुआ, बिना तार का बात हुआ। कौन से साल की बात होगी? टेलीफोन घुमा के, पहले टेलीफोन ऐसे घुमाता था, रिंग बजता था, तार लगती थी। अब तो मोबाइल से लंदन से बात हो जाती है, अब लंदन से बात हो जाती है, कहीं हिंदुस्तान के कोने में रहिए वहाँ बात हो जाती है। ये राजीव गांधी जी का देन है, जो आज कैमरा लेके आप लोग घूम रहे हैं, इतना हाईटेक हो गया, ये राजीव गांधी जी का देन है। तो बात है, उस समय बीजेपी वाला प्रदर्शन करता था, जो 10 आदमी को नौकरी खा गया। आज तो पैकेज देखिए, 10-10 करोड़ का पैकेज है, हाईटेक ऐसा हो गया है। उस समय हम लोग बैरक में सोते थे, और बैरक में 20 फुट गड्ढा था मिट्टी के अंदर, उसमें सोते थे, और ये रेडियो सेट कंधे पर रखते थे बैक में साइड में, और रेडियो सेट से बात करते थे। 25 किलोमीटर दूर पर बात होती थी। तो बात ऐसी है, उस समय वायरलेस ऑपरेटर हम थे, कम्युनिकेशन होता था, तो कम्युनिकेशन का ये था, रेडियो सेट था। अब ऐसा ये सेट हो गया, जो लंदन बात हो रहा है, मोबाइल से बात कर रहे हैं। तो हाईटेक कितना हो गया है, ये देन किसका है? राजीव गांधी का। एक भी प्रोजेक्ट वर्तमान सरकार का मुझे बताइए
जो भविष्य में आने वाला पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने का है। कोई प्रोजेक्ट 10 साल में बता दीजिए, आप बताइए। और जब सब प्राइवेट तो बोल रहे हैं मेक इन इंडिया कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, मुंह से स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं। जो मुंह से जितना मतलब बताइए ना, स्टार्टअप इंडिया क्या किया है, मेक इन इंडिया क्या किया है, सिर्फ पेपर में बोला है, हैं? इंडिया का इमेज चारों तरफ सुधर गया, स्वच्छ भारत अभियान हुआ। वो पत्रकार का बात है, पत्रकार का वार्ता है। हुआ कितना है वो आपने देखा होगा। जब केजरीवाल जी को बंद किया गया तो देश के विदेश के नेता, अब देश के पत्रकार क्या बोला वो आपने सुना होगा। उनके मन में भी कसक हो रही है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में। उनके मन में भी हो रहा है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, और कह रहे गांधी का देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं गांधी के देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। तो आप जब फौज में थे तो कोई ऐसा समय जो आपको कोई कहानी याद हो, किसी लड़ाई में आप शरीक हुए उस समय? लड़ाई में हम शरीक नहीं हुए। 71 की वार जब खत्म हुआ था उस दिन हम वहां बैरक में गए थे। पहले हम फिरोजपुर शहर में थे, वहां हम देखते थे। लेकिन जिस दिन वार हम गए बैरक में, उस दिन शाम को वार खत्म हो गया था। लेकिन वो समय मैं देखा हुआ हूं जो किस तरह से लड़ाई हुआ और किस तरह से हम लोगों ने, भारत के फौज ने पाकिस्तान पर बढ़ चढ़ के लिया और पाकिस्तान पराजित हुआ। 1 लाख फौज एक दिन में अरेस्ट हुआ था, सरेंडर किया था पाकिस्तान की फौज ने। वो देखा था। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा हुआ, बांग्लादेश बना। तो वो दिन देखा। अब तो आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए। चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो फौजियों पर असर पड़ता होगा। फौजी लोग जब वोट डालने जाते होंगे उनके दिमाग में सब चीजें चलती होंगी। फौजियों का मनोबल टूट गया है। अभी तो एयर स्ट्राइक करा पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी ने। पिछली बार तो पूरा चुनाव ही। ये बात मैंने करूँ, डिफेंस की बात अभी हम टीवी पर नहीं करेंगे, लेकिन फौजियों का मनोबल टूट चुका है इस सरकार से। ऐसा क्यों? 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, कहां हुआ? अभी भी धरना चल रहा है, धरना चल रहा है। 3200 दिन हमने देखा। अभी जब जंतर मंतर पे उपवास चल रहा था, 2 फौजी बैठे थे अभी भी, और उसमें लिखा था करीब करीब, मुझे जो ठीक से याद है तो 3270 दिन हो चुके हैं, यानी करीब 10 साल से ऊपर। 10 साल से ऊपर हो गया। अब आप देखिए, आज हिंदुस्तान के लोगों को पेंशन बंद किया जा रहा है, सरकारी अधिकारी को पेंशन बंद कर दिया। तो आखिर क्या कर रहा है ये देश के, किसके हित का कर रहा है? एक बात हम आपको पूछते हैं, जब मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था, उस समय जो क्रूड ऑयल का रेट था, आज उससे बहुत कम क्रूड ऑयल का रेट है। उस समय 80% खदान सरकार के पास था। तो 56 रुपये जब डीजल और 63 रुपये पेट्रोल और 300 का गैस सिलेंडर है, तो पूरे बीजेपी वाले लोग कपड़ा उतार के प्रदर्शन कर लिया। आज वही क्रूड ऑयल 70 से 80 डॉलर का है, तो आज तो 35। और खदान किसके पास है? 2 के पास है, जो ए से शुरू होता है नाम, दोनों के पास है। और आज जो रेट 35 रुपये रेट होना चाहिए, आज 100 रुपया रेट है। तो ये पब्लिक को, आम पब्लिक को लूट के किसको पेट भरा जा रहा है? महंगाई, आज पहले 33 रुपये दूध था, 70 रुपये दूध हो गया। तेल का रेट, दाल का रेट, चावल का रेट, तो आज महंगाई का जो बढ़ गया है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। किसान को एमएसपी पर बात नहीं हो रही है। आपने देखा होगा बॉर्डर पर किसान को 700 लोगों को मारा, 700 लोगों को मारा। तो ये किसका है? तो इसलिए जनता अब लोगों को ठान लिया है ये किसी का नहीं है, किसी के हित की बात नहीं करता, अपना हित की बात करता है। इसलिए ठान लिया है जो इस बार वोट की राजनीति से, वोट से इसको बाहर करेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? होगा। देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। देश की जनता समझ चुकी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं 400 पार, 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए। ऐसा है, एनडीए 400 पार की बात है, कहीं ऐसा ना हो 400 साफ। अच्छा, मतलब 142।
क्यों फिर इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी में, इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस होता तो ईडी सीबीआई की जरूरत क्या थी? आप इंडियन एक्सप्रेस में देखिए 123 आदमी का लिस्ट आया था जो इनका सीबीआई या ईडी का छापा पड़ा, और वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। उसमें से तकरीबन 40 को टिकट दिया है, उन्हीं 123 में से जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और वही लोग जो जिसका 1 करोड़ का इनकम 11 करोड़ का कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया। बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आज 7,000 करोड़। अभी आप जनता के बीच में जाते हो तो लोगों को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा घपला हुआ है? लोगों को पता है? आम नागरिक पता है? लोगों को पता है? पहुंची है बात जनता तक? टीवी पे तो उतना दिन चला नहीं। अब टीवी पर कहाँ चलता है, पर जनता को मालूम पड़ा है। आप टीवी पर आप हैं तो चला भी देंगे, नेट टीवी है किसका, प्रेस है किसका, कौन लिखता है? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रल करोड़ बॉन्ड का बाहर किया और वो कहा कि ये डिटेल दिया जो ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है। तो भाई जिससे खरीदा 1 करोड़ का इनकम 11 करोड़ का कैसे खरीद लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड? आपने देखा है जब केजरीवाल जी के अगेंस्ट में जो सरकारी गवाह बन लिया वो 60 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? पूर्वांचल से देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भारत की राजनीति है उसमें मान लीजिए कि यदि पहला पत्थर मारें और जो घेरा बनेगा पहला वो पूर्वांचल है, और उस पूर्वांचल के अंदर जो समीकरण बनता है कहीं ना कहीं देश उसी के इर्द गिर्द चलती है पूरी देश की राजनीति। आप सहमत हैं? पूर्वांचल को भी इस बार समझना होगा और बवंडर में न फंसे। मैं आग्रह करता हूं पूर्वांचल के लोगों को, यदि अपने बच्चों के भविष्य का सुरक्षित करना चाहता है तो सब बात भूल के जो संविधान को बचाने का काम करे, जो आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण करे, जो आपको भविष्य बच्चे में सौहार्द वातावरण बनावे, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो जात में समाज में बांटने का सौहार्द वातावरण खत्म करने की बात करें। ऐसे वोट ना दें ऐसे लोगों को। तो मैं पूर्वांचल के लोगों से नहीं हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को मतदान करे जो संविधान की रक्षा करे, बचावे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिख के गया था, उसको धज्जियां उड़ाया जा रहा है। तो हम हिटलर शाही नहीं चलने देंगे, काला कानून नहीं चलने देंगे, हम संविधान के मुताबिक काम करेंगे। जनता को सीखना चाहिए और इस हित में यदि बच्चों के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार जो संविधान का धज्जियां उड़ा उसको सबक सिखाना चाहिए। आप पूर्वांचल की बात करते रहे हैं तो पूर्वांचल में कितना पोलराइजेशन होता है, जितना नफरत है, जितना राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में जो घमासान होता है, पूर्वांचल में कितना असर पड़ता है? पहले जो है इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा, पहले से कम होगा। मतलब जितना पहला 14 में हुआ है या इससे पहले 19 में हुआ है उससे कम होगा असर इसका। 14 में हुआ था, देखिए दक्षिण भारत के लोग लालच में नहीं आया। 14 में आम लोगों को जब अकाउंट बड़ा खुलवा लिया जीरो बैलेंस का, जनधन योजना, जनता ना जो 15 लाख रुपया आएगा 6 दिन आएगा, तो जो रिक्शा चलाता था वो भी और जो मिडिल क्लास के वो भी लोग। पर 2019 में तो नोटबंदी भी हुई, उसमें तो गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ, उसके बाद भी मोदी जी आ गए। नोटबंदी राष्ट्र का सवाल बोल दिया, अब उस पर नहीं मैं बोलूंगा। पुलवामा की बात कर रहे हैं हम, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। राष्ट्र की सवाल राष्ट्र हित की बात, लेकिन बाद में लोग कहा जो राष्ट्र हित नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ था। जनता दक्षिण भारत में क्यों नहीं बात आया, दक्षिण भारत के लोग क्यों नहीं बात में आता? तो वहाँ शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो विकास को दर्जा देता है, वो बवंडर को नहीं। हमसे ज्यादा पूजा अर्चा करता है, प्रार्थना में ज्यादा है दक्षिण भारत में, लेकिन वो लोग विकास को देखता, जो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा हम उसको वोट देंगे। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में उनकी पहले से बेहतर सीट आएगी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ईवीएम छोड़ दे, बैलेट पेपर से चुनाव करावे। ईवीएम को छोड़ दे और बैलेट से चुनाव करावे। नहीं तो जो आम नागरिक है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि कभी तो विपक्षी पार्टियां ईवीएम का ऑनर होती हैं, कभी कहती हैं कि देखिए संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहती हैं रोजगार की बात, कभी कोई एक नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड कर पा रही। आज एक बात देखिए, चंडीगढ़ में एक चीज जो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में आप देखिए 8 वोट जो चोरी किया, 13 वोट जो चोरी किया,
वो सबने देखा। सबने देखा। जो आप छोटा सा मेयर का चुनाव था और छोटा सा चुनाव में जो गड़बड़ी किया वो आपने देखा है, तो ये बड़ा चुनाव है, इसलिए लोगों को शंका है। तो सरकार यदि ईमानदारी से काम करना चाहता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखावे ना, जनता की बात माने। नहीं, वो तो वीवीपैट, अभी तो क्या है ना कि वीवीपैट 100% वीवीपैट पे जो है उसका इंप्रेशन है, उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उम्मीद है उससे कुछ आगे फैसला बढ़ेगा। लेकिन अब इस चुनाव में तो जो कुछ हो नहीं सकता। अभी तो जो नैरेटिव है, ठीक है, संशय पैदा हो गया लोगों के मन में कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वो बोलते हैं मोदी जी के सिवा सामने है कौन? मोदी जी को ना चाहे तो किसको चाहे? ऐसा है, देश को चलाता है ब्यूरोक्रेट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और मीडिया। 4 पिलर है। 4 पिलर। 4 पिलर को आप स्वतंत्र कर दीजिए तो चलाता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुआ तो कहता अब कौन, उसी तरह से राजीव गांधी का डेथ हुआ तो कहा अब कौन। तो क्या जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उस समय जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो ये तो नहीं थे, तो चेहरा कौन? तो बात ऐसी है, चेहरा नहीं, सरकार चलाने की अपनी अलग होती है, सरकार चलाती है, पॉलिसी से चलता है। वैसे भी हमारा देश जो है पार्लियामेंट्री, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से अलग है। यूएस की जो है वहां पर ट्रम्प वर्सेस बाइडेन हो सकता है। चेहरा जो भी बैठेगा वो देश चलाता है। तो 4 पिलर है, वो 4 पिलर चलाता है। पॉलिसी जो हमारा पर जनता नहीं समझ पा रही ना इस बात को। देखिए, संविधान जो है वो और जुडिशियरी कानून के हिसाब से, और पॉलिसी पार्लियामेंट की पॉलिसी क्या है, जो हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियरी उसको लागू करता है। जो हमारा ब्यूरोक्रेट है वो उसको एज पर लॉ काम करते हैं। तो काम करने वाला कौन है? ब्यूरोक्रेट। उस पर दस्तखतें तो पॉलिटिशियन करता है, राय देता है, जो ये तो नहीं, ये काम देखिए, ये काम ऐसा करना है, कैसे होगा। तो राय किससे लेता है? पॉलिटिकल आदमी किससे राय लेता है? पर मोदी जी का तो सब उल्टा है, वो तो उन दोनों का ही चलता है सिर्फ, ऐसा तो कहते हैं। वो तो कहते हैं कि सिर्फ मोदी जी और शाह जी जो डिसाइड करते हैं उन्हीं का सब चलता है। तो देश तो अभी इस दिशा में चलना है। मनु जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली खा गया हाथी को हाँ जी करना है। तो देश सबको डर लगता है। जो मनु 2 ही है, गौ भारत है। तो वो कहते हैं एक बिल्ली 1 हाथी को खा रहा था, तो अब सब कोई कहता है एक बिल्ली 4 हाथी को खा रहा था। तो भाई बोल नहीं पा रहा, क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर है। अभी आपने सुना होगा, निर्मला सीतारमण जी देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पतिदेव मीडिया में आकर बोले हैं कि इस बार यदि मोदी जी वापस आ गए तो देश में से चुनाव के ऊपर संशय रहेगा। देश में जिस तरह का आज उनका नक्शा है, देश का संविधान का जिस तरह की संरचना है, उसके ऊपर कुठाराघात होगा। निश्चित रूप से इस बार यदि, लेकिन उसको भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। इस बार यदि सरकार बनी, सीताराम जी रमन जी के हस्बैंड जो दिया है, तो मैं एक बात कहता हूँ, वो सच्चाई बोला है। आने वाला समय में संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चलेगी, खत्म किया जाएगा, प्रजातंत्र को खत्म किया जाएगा अपना मर्जी से। हो सकता है अगले बार चुनाव भी ना हो, ऐसा भी शंका व्यक्त की जाए। इतने बड़े देश में कैसे पॉसिबल है? बिना चुनाव के कैसे चलेगा? सब पॉसिबल है। जिस दिन राष्ट्र में तूफान आएगा तो खत्म किया जाएगा। एक समय आएगा जब हिटलर खत्म हो गया तो ये भी खत्म होंगे। हिटलर शाही नहीं चला तो ये कहां से चलेंगे? एक समय आएगा, लोगों में तूफान आएगा। अच्छा, एक मुझे मूलभूत डिफरेंस समझना है अपनी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ और आप क्योंकि बिहार से नाता रखते हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए कि यूपी का आदमी बहुत जल्दी पोलराइज हो जाता है, बहुत जल्दी उसके मन में नफरत घर करने लगती है, हिंदू मुस्लिम में बहुत जल्दी बंटवारा होने लगता है। बिहार का जो सोशल फैब्रिक है वो जल्दी से नहीं बंटता है। क्या मूलभूत डिफरेंस क्या देखते हैं आप इसमें? अब देखिए, यूपी में भी जातगत आधार पर, यूपी हमेशा जातगत आधार पर वोटिंग किया, शुरू से लोग किया है। लेकिन अब पढ़ी लिखी जनता हो गया है, वो जनता अब नहीं रहा। अब हर परिवार में पढ़ा लिखा लोग हो गया। एक कॉलेज में पढ़ता है, एक सीट पर कोई हिंदू है तो मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, बैठता है। तो अब के एजुकेशन जो है फर्क पड़ा है। तो जनता में अब जो बच्चे हैं पढ़े लिखे जनता में, वो चेंजेज आया है। अब वो चीज़ कहीं नहीं है।
नहीं, अभी भी बहुत पोलराइजेशन, अभी भी है, मैं मानता हूँ और पोलराइजेशन। मीडिया, इसका सोशल मीडिया के आने से तो जिस तरह की न्यूज आप कंज्यूम करते हो उसी तरीके की न्यूज ये आपको बेचता सोशल जाता मीडिया नहीं है, ये फेक बुक है। जो फेक बुक? फेक बुक, अरे वाह, तो नया नाम दिया आपने। ये सोशल मीडिया पर जो चीज आई थी अच्छी चीज के लिए आई थी, कम्युनिकेशन सही हो जाए, इंफॉर्मेशन सही हो जाए, कहीं हम विदेश में भी अपने माँ बाप से बात कर लें, अच्छा मैसेज दे दें। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार इस समय सोशल के मीडिया से इस पर क्या लिखवाता है, आप इस तरह का फोटो सब आता है, इस तरह की बात आता है, बच्चे को देखते थे बर्बाद हो रहा है। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो बच्चे बर्बाद हो रहा था। ये फेक बुक हो गया है, ये फेसबुक नहीं। जिस काम के लिए आया था, जिस चीज के लिए आया था, वो नहीं हो रहा है। अब ये फेक बुक, जितना फेक लो इस पर, अब तो सबकी मर्जी है, जो जिसको मर्जी है अब फेसबुक पर लिखता है, व्हाट्सएप पर लिखता है, मैसेज पर लिखता है, इंस्टाग्राम पर लिख लेता है, जो मर्जी है वो लिख देता है। तो ये फेक बुक है, अब जितना फेक लो, इतना डॉक्टरी उसमें चल गई है, जो सारा इलाज अब उस पर हो रहा है। चलिए, वो तो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन अभी आपको पता है देश में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, कि जो चीज उन्हें लगेगा कि देश हित में नहीं है, एंटी नेशनल है, उसको सरकार आकर या तो उस एपिसोड को हटा सकती है, उस पर्टिकुलर वीडियो को हटा सकती है, हो सकता है चैनल भी बंद कर दे। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो यूट्यूब वालों की जिंदगी भी थोड़े ही समय की बची है। आप यूट्यूब वाले की ही जिंदगी बची है, लेकिन पार्टी जो अपना सोशल मीडिया बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, पहले उसको हटावे ना, पहले उसको हटावे ना। सबसे ज्यादा यदि कोई नफरत फैलाता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वही तो नफरत फैलाता है, जात को, धर्म को बांटने का काम कर रहा है। तो वो जो काम कर रहा है, तो वो यूट्यूब तो छोड़िए, आज लाखों आदमी जो भर्ती किया हुआ है सोशल मीडिया में, तो देश को जो बर्बाद कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने कितने समय आप राजनीति में रहे? आपने कहा 12 साल डीडीए के मेंबर रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, पार्षद रहे। कोई भी 5 ऐसे काम जो महत्वपूर्ण काम हो जो आपने करवाए हो उस समय, बड़े काम? बड़ा काम, सबसे पहले हेल्थ में मैं काम किया, तो एज एमपी खेरा डाबर में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। दादा देव हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जो कि शिशु का है, मातृ और शिशु का, बहुत सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण कराया। आप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जनकपुरी का निर्माण कराया, दिल्ली हार्ट का निर्माण कराया, जो एलिवेटेड रोड जनकपुरी से लेकर आज़ादपुर तक है वहाँ का, जनकपुरी से कालिंदी कुंज, और जनकपुरी से द्वारका मोड़ से नजफगढ़ मेट्रो ले गया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो द्वारका में है, जिसको हमने नींव डाला था, आज केजरीवाल जी ने उनको 1750 बेड का बनाया है। ये धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात को। बिजली का ग्रिड लाया, एक विकासपुरी में ग्रिड लाया, एक नजफगढ़ में ग्रिड लाया, एक द्वारका में ग्रिड लाया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है आज यूजीआर दौलतपुर में, उजवा में, और इसका नजफगढ़ में, मधु विहार में, द्वारका में, तो लाया, पानी लाया, बिजली दिया। तो इन सारे कामों के, स्कूल की बात करूं तो स्कूल आज देखिए 10 स्कूल में बनवाया उस समय। जब आप विधायक थे या जब सांसद? विधायक थे तब। विधायक। तो बात ऐसी है, काम की गिनती करेगा तो 1 घंटा हो जाएगा मुझे, इतने काम है। लिस्ट मैं दूंगा आपको, अब लिस्ट दे दीजिए, हम चैनल के नीचे डाल देंगे सारी लिस्ट। लिस्ट दे देंगे आप, ठीक है। आप देखिए, लोगों का आने का रास्ता नहीं था, तो नजफगढ़ से लोग चलते थे, 1-1 घंटा, पुल नहीं था तो हमने पुल बनवाया, नाले पर 3 पुल बनवाया, श्याम विहार में पुल बनवाया, नंगली डेयरी में पुल बनवाया, छावला में पुल बनवाया, जिससे लोगों को यातायात का सुविधा हुआ। यातायात, डाबरी जो द्वारका का कोई निकासी नहीं था, तो पुल जो पालम का फ्लाईओवर बनवाया, और मधु विहार से लेकर के और सागरपुर तक का नाला का ढकवा के रोड बनवा दिया, नाला का बनवा दिया। तो काम की गिनती कहाँ है? दिल्ली हाट बनवाया, जनकपुरी में बनवाया, काम की गिनती मेरे पास नहीं है। काम का तो एक हजार का लिस्ट दूंगा।
अच्छा, 5 ऐसे काम बता दीजिए जब आप सांसद बनने के बाद करिएगा। सांसद बनने के बाद सबसे पहला कोई काम करूंगा तो छावला में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको हमने उसको मेडिकल कॉलेज के लिए, जो हम मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल जो नजफगढ़ में बनाने के बाद किया, उस समय 28 फरवरी 2014 को मैं शिलान्यास करके आया था। उसको 10 साल काम होने नहीं दिया। अब मेडिकल कॉलेज बीजेपी काम नहीं होने दिया और कोर्ट में गया तो कोर्ट में हम गया, वहाँ का एक नागरिक गया तो वो शुरू हुआ। अब करतार सिंह थे वो नागरिक, वो केस वो भी किया और मैं भी था उसमें, केस किया तो शुरू हुआ। अब मेडिकल कॉलेज काट दिया है, ओनली 100 बेड का हॉस्पिटल, तो अन्याय हुआ है। वो मेडिकल कॉलेज शुरू कराएंगे और छावला में ज़मीन बची थी जो हॉस्पिटल से अटैच किया था, हॉस्पिटल बनाएंगे। यूनिवर्सिटी जो हम बच्चे की पढ़ाई के लिए है, उसको नजफगढ़ में रोशनपुरा में ज़मीन है, एक कॉलेज बनवाएंगे। हम पहले भी द्वारका में दीनदयाल कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी लाया। तो हम तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा किया। शिक्षा में स्वास्थ्य में CGH कम्प्लेक्स बनाया, जो हॉस्पिटल होता CGHS का वो बनवाया। तो मैं तो हमेशा हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, यातायात के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली के लिए हर काम किया। चलिए, और कौन सा काम करिएगा? एक काम भी बहुत अच्छा आपने बताया कि जो मेडिकल के लिए ज़मीन आई है उसको वापस मेडिकल बनाना है। दूसरा और कोई बड़ा विशेष काम जो आपके मेट्रो ले जाएंगे, मेट्रो को कहाँ तक? मेट्रो को जो है मायापुरी से लाजवंती गार्डन से जिसको जनकपुरी को द्वारका को जोड़ेंगे और नजफगढ़ से लेके नांगलोई को जोड़ेंगे। मेट्रो हमारा है, वो जोड़ेंगे उसको। ठीक है। और कुछ जो आपके जहन में हो? देखिए, एक प्रोजेक्ट था जो द्वारका मोड़ से लेके वजीराबाद तक नाला ढक के रोड बनाने का था, लेकिन वो NGT ने रोक दिया। तो उसके रोड सरकार अभी पॉलिसी लाया है, जल्द से जल्द उसको, नाला तो नहीं ढका जा सकता लेकिन दोनों तरफ नाला रोड बनाने का प्रोजेक्ट आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ, उसको जल्दी पूरा कराएंगे। और कुछ? चुनाव जीतने के बाद हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है, जो किस तरह से युवा को नौकरी का सृजन होगा। सबसे पहला युवा के नौकरी की सृजन करने की बात करूंगा अपने क्षेत्र में। दूसरा महिला सुरक्षा की बात करके महिलाओं को किस तरह से अपग्रेड किया जाए और किस तरह से उनको आमदनी का स्रोत बढ़े, उस तरह से महिलाओं को सरकार का दिलाने की बात करूंगा। और मैंने एक 2011 में पॉलिसी लाया था जो दिल्ली में 5 मंजिल के जो मकान बन रहा है, जिससे नौकरियां लोगों को मिली है और व्यापार भी बढ़ा है। ये 5 मंजिल की पॉलिसी मेरा लाया हुआ है। ये बिल्डिंग का 5, इससे पहले कितना होता था? 2.5 मंजिल। 2.5 मंजिल ही अलाउड होता था। अच्छा, तो अब ये 5 मंजिल की जो दिख रही है, इसमें आपका योगदान है? ये 2011 में, और वो पेपर कटिंग में देता हूँ, जिसमें जयपाल रेड्डी साहब ने कहा था 90% जनता को लाभ मिलेगा। तो उससे नौकरी का सृजन हुआ है, तो उसको और होगा। पार्किंग की समस्या है, तो पार्किंग की समस्या वहाँ के GDA से कंसर्न करके, MCD से कंसर्न करके, जो अर्बन गांव है वहाँ कंसर्न करके जो भी ज़मीन उपलब्ध होगा, पार्किंग सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो ये डेवलप करना है। यूनिवर्सिटी लाने का बात करूँगा और स्वास्थ्य लाभ एजुकेशन पर काम करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी अहम समस्या है, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, उसके लिए चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्किंग हो, महिलाओं के लिए आमदनी का स्रोत हो, ये युवाओं को जो बेरोजगार से स्ट्रगल करना पड़ता है, खासतौर से पहली नौकरी पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, यदि सरकार कुछ तरह से मदद कर सके तो ये उनके जीवन के लिए बहुत अहम होता है। मेरा प्रथम यही रहेगा, जो हम इस पर काम करें चुनाव जीतने के बाद, सबसे पहला स्टेप होगा इस पर, जो हम किस तरह से बच्चों के जिंदगी सुधारें, किस तरह से उनको नौकरी दे सके, महिलाओं को दिखाएं, ये पहला होगा। एक मेरा सुझाव है, पूरे दिल्ली में अभी युवाओं में नशे का जो स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है और दिल्ली इस तरह का एक यूटी है जिसमें जो आधा राज्य है
जिसमें कुछ ताकतें डीडीए के पास हैं, कुछ पुलिस के पास हैं, कुछ एमसीडी के पास हैं, कुछ सरकार के पास हैं, कुछ केंद्र सरकार के पास हैं, इस तरह से बटा हुआ है। ऐसे मल्टी सेक्टोरियल इशू को सबसे लेकर पहले लड़ाई जो है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तभी दिल्ली में कानूनी तौर पर, अब देखिए डीडीए है केंद्र सरकार के पास है, पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो मुख्य जो होता है लैंड, अब इसके कॉलेज बनाना है तो लैंड किससे लेना पड़ेगा? डीडीए से, तो केंद्र सरकार के हाथ पसारना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उसके लिए केंद्र सरकार से है। इसलिए पूर्ण राज्य की दर्जा होना बहुत जरूरी है दिल्ली के नागरिक के लिए। लेकिन वो ठीक है, पूर्ण राज्य होता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि पूर्ण राज्य होने तक जो संघर्ष है उसके म्याद में भी कई सारे युवाओं की जिंदगियां पूरी खराब हो रही हैं नशे की वजह से, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डीएसपी कमिटीज और कमिटीज के बहुत सारे चेयरपर्सन होते हैं। शिक्षा का स्तर जब ऊंचा होगा, बच्चे जब शिक्षित होगा तो अपने आप सोचेगा जो मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करने की बात है। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा और तभी समाज मजबूत होगा शिक्षित होने के लिए, तो वो काम करना है। तो आप अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी लाने की भी कवायद करेंगे? यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी लाएंगे। चलिए ठीक है, एक आखिरी बात, जो इस उम्र के लोग, यंग लोग जो अब राजनीति में आ रहे हैं, उनको आपके तरफ से क्या मैसेज है कि राजनीति यदि करनी है बेहतर देश को बनाने के लिए, विकसित देश को बनाने के लिए, तो राजनीति में क्या चीज का ध्यान रखें? मैं तो कहता हूं जो लोग राजनीति में हमारे बच्चे आना चाहते हैं, राष्ट्र हित की बात, जनता हित की बात और युवा को किस तरह से विकसित करें और किस तरह से नौकरी का सृजन करें, उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये धर्म की राजनीति, जात की राजनीति में नहीं फंसे, विकास की राजनीति में करना चाहिए, तब आप जनता हित के लिए रक्षा कर सकते हैं। तो वो लोग पार्टी में आ गए, वो लोग जनता राजनीति में आ गए। लेकिन वो भी तो देखेंगे कि जब भाई वोटर को पसंद है तो समय आने दीजिए, बट रहा है तो बटने दो। जब हिटलर नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा, एक बार बदलता है समय, समय आता है, समय बदलता है, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। आपके यहाँ कितने वोटर हैं कुल मिला के? 26 लाख। 26 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले जिम्मेदारी थी, पहले कौन सा छोटा जिम्मेदारी थी? बिल्कुल। उस समय कितना था आबादी जब आप तब सांसद थे 2009 से 14 के बीच? 24 लाख। 2 लाख बढ़ा है, वोटर 2 लाख बढ़ा होगा। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी आबादी है। बड़ी बड़ी विधानसभाएं उसके अंदर आती है, क्योंकि मटियाला बहुत बड़ी विधानसभा है। मटियाला विधानसभा है, विकासपुरी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा सब है। तो आपको लगता है कि आप सबको मिल लोगे इतने से समय में? अब 1.5 महीना बचा चुनाव का, कैसे मैसेज कैसे पहुंचा रहे हो आप अपना? मैं चुनाव हारा था तो बीच में जीता था, तो उनके बीच में मैं कभी बीच से गया ही नहीं, तो मिलना की बात क्या है? अच्छा, हमेशा मिलते रहे? हाँ, सुबह से शाम तक? आप जाके पूछ लीजिए जनता में जाके पूछिए, गवाह जनता दे देगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुभकामनाएं।